नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सब बच्चों के। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि सर हम अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं घर पे। पिछली क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का आपका नया पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके कि जाल परिपथ क्या होता है, टर्मिनल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम सीख चुके स्रोत या सोर्स क्या होते हैं, लूप, ब्रांच, शाखा, क्रिचॉफ के नियम सीख चुके। क्रिचॉफ का करंट का नियम या धारा नियम या वोल्टा नियम भी हम सीख चुके। इसके बाद हम संधि विश्लेषण भी कर चुके और हम क्या कर चुके, लूप विश्लेषण भी कर चुके। कर लिया ना बच्चों। अब उसके बाद से पिछली क्लासों से हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पर यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में फोकस इसलिए रहेगा कि न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, तो एग्ज़ाम्स में जो काम आएगा उस पर ही अपन फोकस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स फिर आज एक क्लास में फिर न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, फिर प्रैक्टिस आपकी मजबूत करनी है और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, सब बच्चों को बताया करो कि पेपर चल रहा है, रेगुलर क्लासेज चल रही हैं, कंटिन्यू क्लासेज हो रही हैं अपनी सारी सब्जेक्ट की, तो पढ़ते रहो। ये आपको दे रखा है परिपथ या सर्किट दे रखा है, और परिपथ या सर्किट कह दीजिए, चाहे जाल या नेटवर्क कह दीजिए। और इसमें कौन से मेथड से क्या सॉल्व करना है, देखो इसमें सॉल्व करना है आपको लूप एनालिसिस से सॉल्व करना है। इसको दिए गए जाल को दिए गए जाल को लूप विश्लेषण विधि से हल करो। दिए गए जाल को लूप विश्लेषण विधि से हल करो। दिए गए जाल को लूप विश्लेषण विधि से हल करो। ठीक है, दिए गए जाल को लूप विश्लेषण विधि से हल करो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन इसका इंग्लिश में लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्व द गिवन नेटवर्क बाय लूप एनालिसिस। सॉल्व द गिवन नेटवर्क बाय लूप एनालिसिस। सॉल्व द गिवन नेटवर्क बाय लूप एनालिसिस। कि लूप एनालिसिस से दिए गए जाल को क्या करना, आपको सोल्व करना है। लूप एनालिसिस की सहायता से जो नेटवर्क दे रखा है उस नेटवर्क को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए लूप एनालिसिस से हम सोल्व करें इसको, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। मैंने पीछे डेरिवेशन बता दिया है पिछली क्लास में, तो ज़रूर देखिए उसको। फिर भी हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और कैसे सोल्व करना है मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ आपको, तो यहाँ से हम चलेंगे। करंट कितना बता रहा है आपको, I1। करंट कितना बता रहा है, I1। ठीक है, देखो जो सर्किट लिखा हुआ रहता है वो तो बेसिक देगा, फिर मैं जब दोबारा इसमें सारी चीज़ें लिख देता हूँ तो सॉल्यूशन में दोबारा से डायग्राम बना लिया करो, सर्किट या जाल बना लिया करो आप दोबारा से, जिससे कि अच्छा लगे। क्वेश्चन है उसका साथ है, फिर सॉल्यूशन में हमने इसमें करंट कितना, करंट किधर गया, वो सारी चीज़ें दोबारा से सेम नेटवर्क या जाल दोबारा से बनाया करो और उसके बाद पढ़ा करो। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा, मार्क्स भी पूरे आएंगे और सुंदर भी लगेगा। I1 यहाँ से गया, आगे करंट कितना चला गया, I2 बता रहा है इसमें, तो नीचे कितना आया, I1 में से कितना चला गया, I2, तो I1 माइनस I2 बच गया आपके पास। I2 आगे गया और यहाँ से आगे बता रहा कि I3 चला गया, तो नीचे कितना आया, I2 माइनस कितना आया, I3। ठीक है, ये तो हो गया करंट या धारा का विभाजन। इसको दे दो लूप नंबर फर्स्ट, इसको दे दो लूप नंबर सेकंड, और इसको दे दो लूप नंबर क्या, थर्ड, जिसे बार बार नहीं लिखना पड़े। लूप नंबर फर्स्ट, लूप नंबर सेकंड और क्या दे दीजिए, लूप नंबर थर्ड। तो दोबारा से सॉल्यूशन में ये परिपथ या नेटवर्क बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोबारा से एक तो क्वेश्चन में बेसिक बना लिया अपन ने, दोबारा से सॉल्यूशन में इसको बना लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए यहाँ हमारे पास कुछ थ्योरी लिख देते हैं कि पहले लूप में करंट कितना, I1, दूसरे का I2 और तीसरे का कितना है, I3। ठीक है, तो लिखिए इसमें माना कि प्रथम लूप में, माना कि लूप फर्स्ट में धारा या करंट I1 तथा लूप सेकंड में धारा या करंट I2 एवं
लूप थर्ड में एवं लूप थर्ड में धारा या करंट, लूप थर्ड में धारा या करंट I3 है। ये बेसिक बातें डायग्राम बना लिया होगा जाल सबने। इसके बाद में प्यारे बच्चों ये बेसिक बातें डायग्राम देख देख के लिखनी होंगी, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना आपके पास I1, इसमें करंट कितना I2 और इसमें करंट कितना है I3, ठीक है। I1 I2 और करंट कितने हो गए आपके पास I3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए काम क्या करना है, लूप विश्लेषण करना है। तो लूप विश्लेषण में मैं पीछे बता चुका कि लूप विश्लेषण होता है एक तो, और एक क्या होता है आपके पास संधि विश्लेषण। एक क्या होता है आपके पास संधि विश्लेषण है जिसको हम कहते हैं नोड एनालिसिस। संधि विश्लेषण है जिसको हम कहते हैं नोड एनालिसिस, ठीक है। तो संधि विश्लेषण या एक होता है नोड एनालिसिस और एक क्या होता है आपके पास लूप विश्लेषण है लूप एनालिसिस। तो लूप विश्लेषण में तो परिपथ या सर्किट में क्या ज्ञात करते हैं, धारा या करंट ज्ञात होती है। क्या ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, धारा या करंट ज्ञात करते हैं। और संधि विश्लेषण में जो संधि या जो पॉइंट दे रखा है उन पॉइंट पे किसका मान ज्ञात करते हैं, वोल्टता या वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं, वोल्टता या वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लूप विश्लेषण की सहायता से धारा I1 I2 और किसका मान ज्ञात करेंगे I3 का। तो लिखिए लूप विश्लेषण की सहायता से, लूप विश्लेषण की सहायता से, लूप विश्लेषण की सहायता से, लूप विश्लेषण की सहायता से जाल में धारा I1, I2 तथा I3 का मान ज्ञात करते हैं। I3 का मान ज्ञात करते हैं या करेंगे। कंसिडर करंट I1 इन लूप फर्स्ट, करंट I2 इन लूप सेकंड and current I3 in loop third. Consider current I1 in loop first, comma current I2 in loop second and current I3 in loop third. Now we have to find current I1 I2 I3. Now we have to find current I1 I2 I3. Now we have to find current I1 I2 I3 by loop analysis या with the help of loop analysis। अब देखिए हमें क्या करना है, लूप विश्लेषण लिखा हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ से पढ़ना कि हमें किसकी सहायता से परिपथ को सोल्व करना है। जैसे कल पिछली क्लास में किया था वो संधि विश्लेषण का क्वेश्चन बताया था, और इस सवाल में क्या करना आपको लूप विश्लेषण से सोल्व करना है। किससे सोल्व करना है, लूप विश्लेषण या लूप एनालिसिस से सोल्व करना है इस सवाल में। अब लूप विश्लेषण में क्या होता है कि किस तरीके से चलते हैं, पहला लूप की एक समीकरण एक इक्वेशन बनती है, दूसरे लूप का दूसरा समीकरण इक्वेशन बनेगी, और तीसरे लूप की कौन सी इक्वेशन बनेगी, थर्ड इक्वेशन। तीसरे लूप की कौन सी इक्वेशन बनेगी, थर्ड इक्वेशन बनेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से लूप में, लूप फर्स्ट में, फॉर द लूप फर्स्ट। तो पहले लूप में क्या होगा, मैंने बार बार बताया है कि अगर हम और धारा, हम का मतलब हम इधर से इधर जाएंगे, इसमें भी हम इधर से इधर घूमेंगे और इसमें भी हम इधर से इधर घूमेंगे। अगर अपनी दिशा और करंट या धारा की दिशा अगर समान है तो क्या होगा, निशान प्लस का आएगा, और अगर इसके विपरीत है तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। पहली बात, अगर बैटरी में माइनस से कहाँ जाते हो प्लस तो निशान किसका, माइनस का, और बैटरी में प्लस से माइनस आते हो तो निशान किसका, प्लस का। अगर हम करंट की दिशा में चल रहे हैं तो वोल्टेज का निशान किसका, प्लस का, और अगर हम करंट के विपरीत चल रहे हैं लूप में तो निशान किसका, माइनस का। अगर बैटरी में प्लस से माइनस आए तो निशान किसका, प्लस का, और अगर माइनस से प्लस गए तो बैटरी में निशान किसका, माइनस का। अब देखिए लूप सेकंड में काम करेंगे, लेकिन किरचॉफ का कौन सा नियम काम आएगा, दूसरा नियम क्या कहता है किरचॉफ का, किसी भी बंद पथ, ये बंद पथ ही तो ये लूप है, बंद पथ या क्लोज पाथ हो गया, ये भी क्लोज पाथ है, ये भी क्लोज पाथ है। तो किसी भी बंद पथ या क्लोज पाथ में, किसी भी बंद पथ या क्लोज पाथ में जितनी भी वोल्टेज होंगी उन सब वोल्टताओं का टोटल किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। यहाँ की वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज सबका टोटल ज़ीरो होगा। ये वोल्टेज टोटल ज़ीरो, यहाँ की वोल्टेज फिर है नहीं, यहाँ की वोल्टेज सबका टोटल कितना, ज़ीरो। निशान प्लस माइनस मैंने बताई दिया आपको। अब देखिए यहाँ से चले, मान लो हम
तो देखो v इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास आई आर, आर की जगह अब क्या काम आ रहा है अपने पास z, तो i का मतलब i1 और z कितना है 1, तो ये हो गया आपके पास i1। इधर ही करंट जा रहा, इधर ही मैं जा रहा हूँ, तो निशान किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस है इसमें। इसके बाद देखो नीचे आए, हम भी ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे, करंट भी ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे, i1 माइनस कितना i2, तो ये हो गया प्लस i1 माइनस कितना हो गया i2, और z कितना है 1, तो 1 लगाओ तो लगा लो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, इसमें ही 1 था। फिर इधर से इधर आए घूम के, बैटरी देखो ये माइनस है, ये क्या है प्लस, तो माइनस से प्लस गए तो माइनस का 6, और टोटल कितना होता है 0, अरे टोटल कितना हुआ 0। अब देखिए इसको थोड़ा ठीक लिख लेता हूँ, i1 एक जगह, i2 एक जगह, तो i1 कितना हो गया आपके पास 2i1 माइनस कितना हो गया i2, प्लस ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू i3 और इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं इसको फर्स्ट, समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब कौन से लूप की बात करेंगे हम, लूप सेकंड में, फॉर द लूप सेकंड, अरे कौन से लूप की बात करने वाले हैं, सेकंड लूप की, ठीक है। अब देखिए सेकंड लूप में अगर हम चलना चाहें तो कैसे चलेंगे, देखो ध्यान से देखिए मेरी चीज़ को, बोर्ड पे देखो। सेकंड लूप में क्या करना होगा, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, इसके अंदर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से चलते चलते इधर घूम के ये आएंगे अपन, करंट इधर ही जा रहा है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, वोल्टेज V इक्वल टू कितना आई आर, आर या जेड, तो I इंटू जेड, जेड कितना है 2, तो ये हो गया 2i2, ये कितना हो गया 2i2। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो i2 माइनस i3 इंटू 1, यही होगा, प्लस i2 माइनस i3 इंटू कितना हो गया 1, क्योंकि करंट या धारा भी ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे, और हम भी ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए हम तो जा रहे हैं इधर से घूम के इधर, नीचे से कहाँ ऊपर, करंट आ रहा ऊपर से नीचे, तो हम एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट हुए कि नहीं हुए, हो गए ना, तो निशान किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो गया आपके पास माइनस, यहाँ से देखो तो ये हो गया i1 माइनस i2 और इंटू कितना है 1 और इक्वल टू कितना हो गया 0, i इंटू जेड ही तो करना होता है। अब देखिए इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, ठीक लिखें इसको, i1 एक जगह करेंगे तो ये आ गया आपके पास माइनस का कितना i1, तो ये हो गया माइनस i1, i2 2i2 i3 हो गया और 3 हो गए, और ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपके पास 4i2, और i3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का एक ही i3 है, तो i3 इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास सेकंड, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, सेकंड आ गई। ऐसे ही हम कौन से लूप को सोल्व करने वाले हैं, ऐसे ही हम कौन से लूप को सोल्व करने वाले हैं, ऐसे ही हम तीसरे लूप को सोल्व करने वाले हैं। तो देखो तीसरे लूप को जब सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास, लूप थर्ड में, कौन से लूप में बात कर रहे हैं, लूप थर्ड में। लूप थर्ड में देखो बच्चों क्या आएगा, लूप थर्ड में हम यहाँ से चलेंगे और इधर घूम के आएंगे, करंट i3 जो है इधर ही जा रहा है, इधर ही हम जा रहे हैं, तो ये तो प्लस का होगा 2, और करंट कितना है इसमें i3 2i3। इसके बाद में i3 करंट है ये आपके पास, इसके बाद में हम तो आ रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, तो दोनों की दिशा डायरेक्शन अपोजिट या विपरीत हुई कि नहीं हुई, हो गई ना बच्चों। तो ये हो गया आपके पास माइनस, ये हो गया आपके पास i2 माइनस कितना हुआ i3 इंटू कितना है आपके पास Z4, Z4 की वैल्यू कितनी है 1, तो इंटू 1 और इक्वल टू टोटल कितना होगा 0। अब देखिए इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, i1 है क्या, नहीं है, तो ऐसे लिख दूँ 0 i1, i2 एक जगह ही है, माइनस का कितना है i2, i3 माइनस माइनस प्लस और 2 और 1 3 हो गए, तो 3i3 और इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और कितने इक्वेशन हो गए आपके पास, थर्ड इक्वेशन। तो कितनी इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों, 3। यहाँ तक समझ में आया सबको, बस इसके अलावा तो अब मैथ्स का काम है, फिजिक्स का काम साइन या निशान लेने का, किरचॉफ के नियम का, इस डायग्राम या जाल या नेटवर्क या सर्किट का, सबका काम हो गया पूरा, सबका काम क्या हो गया है पूरा। समझ रहे हो मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप ले लो, जिधर करंट की दिशा है उसमें चलेंगे तो वोल्टेज क्या होगी पॉजिटिव, और अगर करंट या धारा से विपरीत चल रहे हैं तो वोल्टता क्या होगी नेगेटिव होगी आपके पास। और अगर आप बैटरी में माइनस से प्लस जाते हो तो माइनस, और प्लस से माइनस आते हैं तो क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, अब कितने समीकरण बन गए 3। इन तीनों समीकरणों को अब किस रूप में लिखते हैं हम, मैट्रिक्स रूप में। तो देखो कैसे लिखेंगे, बोर्ड पे देखिए, बाद में नोट करना। समीकरण इक्वेशन
1 2 3 को मैट्रिक्स रूप में, समीकरण 1 2 3 को मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करने पर, मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करने पर, रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म, रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स में देखो गुणांक गुणांक की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। एक नंबर में देखो कितना है 2, पहले मैट्रिक्स बनाता हूँ, यहाँ देखो बोर्ड पे, यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, इसमें 2 -1 और 0, तो हो गया 2 -1 और कितना हो गया 0। सेकंड में देखो -1 4 और -1, ये हो गया -1 4 और कितना हो गया -1। इसके बाद हो गया 0 -1 और 3, 0 -1 और कितना हो गया 3। यहाँ से देखें तो करंट या धारा क्या लिख सकता हूँ, I1 I2 और कितनी है I3। ये तो एक तरफ का काम हो गया। इक्वल टू के साइन के बाद देखिए मैट्रिक्स, इक्वल टू के साइन के बाद में 6 0 और कितना आ रहा है 0, तो ये बन गया आपके पास 6 0 और कितना हो गया 0। तो मैट्रिक्स फॉर्म आ गए आपके पास 2 -1 0 -1 4 -1 0 -1 3 I1 I2 और कितना हो गया I3। ये हो गया 6 0 और कितना हो गया आपके पास 0, 6 0 0 और कितना हो गया 0। ठीक है, ये बन गई मैट्रिक्स। इसको जैसे ही गुणा करेंगे देखो क्या आएगा, 2 I1 -I2 0 I3, ये का ही मिल रहा है। और इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है 6, किस रूप में बन गया मैट्रिक्स। इस वाली मैट्रिक्स को तो क्या नाम देते हैं, जेड मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं प्यारे बच्चों, जेड। प्रतिबाधा मैट्रिक्स या इम्पीडेंस कहते हैं इसको। इसको कहते हैं करंट या धारा मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं वोल्टा मैट्रिक्स। वी कह दो चाहे क्या कह सकते हो, ई कह सकते हो इसको। अब यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों अच्छे से, सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के तरीके को, और ध्यान रखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड देते रहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। ठीक है, लिख लिया सबने? कमेंट करके बता दिया करो यस सर कि हम सब लिख रहे हैं और बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। नोट्स बनाइए भी पर्टिकुलर, नोट्स बनाइए पर्टिकुलर। इसके बाद देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, यही मेन काम है इसका। इसके बाद क्या बना लिया हमने, मैट्रिक्स बना ली। क्या बना ली प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स बनाने के बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना होता है। किसी को भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं भी, समझने में डाउट क्लास अलग से लेके आएंगे, बीच बीच में नहीं करेंगे, जिससे कि एक जो चल रहा है शेड्यूल उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स बनाने के बाद जो है आपकी Z मैट्रिक्स का क्या लिखते हैं, सारणिक रूप। आप देखिए यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स Z, मैट्रिक्स Z का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Z, मैट्रिक्स Z का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Z। तो मैट्रिक्स Z का सारणिक चाहे तो डेल Z कह दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ Z चाहिए कह दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ Z, और ये सारणिक बनाते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो गया 2 -1 0, ये हो गया 2 -1 और कितना हुआ 0, ये हुआ -1 4 और कितना हुआ -1, ये हो गया आपके पास 0 -1 और ये कितना हो गया 3। 2 -1 0 -1 4 -1
और यहाँ से देखें तो ये कितना हो गया 0 -1 और कितना हुआ आपके पास 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से इस सारणी के डिटरमिनेंट को अपन करते हैं सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो सारणी के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ z कह दीजिए, सारणी का ऑफ z कह दीजिए। यहाँ से देखिए 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 आने के बाद क्या आएगा, इसको छोड़ते हैं इसको छोड़ते हैं, 4 × 3 कितने हो गए 12, माइनस 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 प्लस 1 हो गया, निशान आएगा माइनस, ये खुद माइनस का है तो +1, ठीक है। इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, ये हो गया -3 और इसको 0 किया तो ये हो गया -0, ठीक है। तो ये हो गया 12, 11 × 2 22, 22 में से 3 गए तो कितने बच गए आपके पास डेल z, ये 2 हो गए 22 और माइनस कितना हुआ 3, तो डेल z की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो सारणिक z का मान कितना आ गया 19 आ गया, क्या आ गया 19, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, पीछे हम सीख के आए हैं, डेरिवेशन में भी हम सीख के आए हैं और पीछे एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं इससे पिछली क्लास में, उसमें भी हम सीख के आए हैं कि अब क्या करते हैं, इस z मैट्रिक्स को लेते हैं और सारणिक ले लो चाहे मैट्रिक्स कह दो, और इसकी पहले कॉलम को हटाते हैं और पहले की जगह क्या रखते हैं, ई मैट्रिक्स रखते हैं, रिप्लेस करते हैं और फिर नया आंसर निकालते हैं, इसको कहते हैं डेल 1। फिर दोबारा से दूसरे कॉलम को हटाते हैं और ई को रखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं डेल 2, और फिर इसको यहाँ रखते हैं और तीसरे की जगह उसको क्या कहते हैं डेल 3। फिर करंट या धारा का फॉर्मूला लगा देते हैं कि डेल 1 अपॉन डेल z, डेल 2 अपॉन डेल z, डेल 3 अपॉन क्या लगा देंगे डेल z, ठीक है बच्चों। आप देखिए यहाँ से मैट्रिक्स z के प्रथम स्तंभ को, मैट्रिक्स z के प्रथम स्तंभ को, मैट्रिक्स z के प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स z के प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ z मैट्रिक्स, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ z मैट्रिक्स बाय ई मैट्रिक्स, प्रतिस्थापित करने पर मान किसका चाहिए सारणिक का, तो ये भी लिख दो, प्रतिस्थापित करने पर सारणिक का मान, प्रतिस्थापित करने पर सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आगे लिख दीजिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ z मैट्रिक्स बाय ई मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अब रिप्लेस करो इसको और सारणिक बनाते हैं इसका। देखो ये सारणिक बनाएंगे 2 - 1 0 कितना होगा 6 0 और कितना होगा 0, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया -1, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया -1, ये हो गया 0 -1 और कितना हो गया 3, ठीक है। रिप्लेस कर दिया। भाई इसकी जगह कौन सी मैट्रिक्स लगानी होती, ई मैट्रिक्स। उधर देखो ई मैट्रिक्स कितना है 6 0 और कितना है आपके पास 0, ई मैट्रिक्स है। इसको हम नाम देते हैं, चाहे तो Z1 दे दो, चाहे डेल 1 दे दो, चाहे डेल Z1 दे दो, तो इसको नॉर्मली नाम क्या देते हैं डेल 1। क्या नाम दे दिया डेल 1 नाम दे सकते हो, चाहे डेल Z1 कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, सोल्व करें। देखो इधर से ही सोल्व कर लेते हैं, 2 तो 0 हैं, ये हो गया 6, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 4 × 3 कितने हो गए 12, माइनस 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 प्लस तो 1 हो गया, तो 11 × 6 कितने हो गए 66, 11 × 6 कितने हो गए 66 या 66, ठीक है। चार नंबर तक इक्वेशन दे दी थी हमने, इस रिजल्ट को दे दो 5 नंबर, और ये जो रिजल्ट आया इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप कितना 6, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक तो एक ही कॉलम या एक ही स्तंभ को प्रतिस्थापित किया अपन ने, रिप्लेस किया। अब क्या करेंगे दूसरे कॉलम को, जैसे 6 0 0 पहले की जगह लिखा, इस बार दूसरे की जगह लिखेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे जिसको डेल्टा 2 कह देंगे, डेल 2 कह देंगे, या डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड पार्ट कह देंगे। फिर ये जो आपकी ई मैट्रिक्स थी ये वाली, इसको थर्ड की जगह रखेंगे जिसको हम क्या कह देंगे डेल 3। 4 होते तो 4 में रख लेते, 3 है तो 3 में रख लेंगे, 2 ही कॉलम होते तो 2 में रखते, सीधा सा कंसेप्ट है। अब देखिए दोबारा से पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार या सिमिलरली
इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ के लिए, इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ के लिए, इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ के लिए सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम, सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम। कौन से स्तंभ की बात कर रहे हैं? दूसरे की। अरे भाई कौन से स्तंभ की बात कर रहे हैं? दूसरे की। सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो देखो क्या होगा, सारणिक बनाइए, डिटर्मिनेंट, नाम क्या देते हैं? डेल्टा Z2 दे दो, चाहे डेल्टा 2 दे दो, या डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड पार्ट दे दीजिए। इस बार सेकंड की जगह रखना है, तो ये तो ऐसा कैसा आएगा, 2 -1 और 0, Z वाला ही तो है, तो ये तो आ गया आपके पास 2 -1 और कितना आ गया 0। इसके बाद सेकंड वाले में रखते हैं, तो सेकंड वाले में इसमें रखेंगे तो कितना रखेंगे 6 0 और कितना रखेंगे 0, तो कितना आएगा आपके पास 6 0 और कितना आएगा 0। इसके बाद थर्ड ऐसा कैसा 0 -1 और 3, तो ये हो गया 0 -1 और कितना हो गया आपके पास 3। ठीक है, अब देखिए सारणी के डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो सारणी का डिटरमिनेंट कहीं से सोल्व कर लीजिए, चाहे इससे सोल्व कर लो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये इससे गुणा होगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 3। और कैसे सोल्व कर लो, इधर से सोल्व कर लो, इससे कर लो, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये तो हो गया 0, फिर माइनस आएगा बीच में, माइनस माइनस हो गया प्लस 6, तो हो गया 6 गुणा 3 कितना आ गया 18। तो इसको दे दो प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर कितने 6 दे दिया ना, इसको दे दो 7। किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास? डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई है आपके पास? 18 18 आ गई। ये डेल्टा 1 की वैल्यू आई थी, ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा 2 की। ऐसे ही दोबारा से अब एक कॉलम और रह गया, एक कॉलम कौन सा रह गया? डेल्टा 3 रह गया आपके पास, एक कॉलम और रह गया ना, कौन सा रह गया? डेल्टा 3, डेल्टा 3 रह गया ना अपने पास। तो एक कॉलम जो डेल्टा 3 रह गया उसके लिए तथा या एंड लगा के लिखिए डेल्टा 3 इज इक्वल टू, दोबारा से क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? डिटरमिनेंट या सारणिक बनाएंगे। सारणिक में क्या करेंगे, ये दो तो ऐसे कैसे, और तीसरे की जगह इस बार ये रखना 6 0 0, तो ये हो गया 2 -1 और ये कितना हुआ 0, ये हो गया -1 4 और कितना हो गया -1। इसके बाद ये हो गया आपके पास 6 0 और कितना हो गया 0। अब देखिए नाम क्या दे दिया? डेल्टा 3 दे दिया, डेल्टा Z3 दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया 6, इधर से छोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, ये कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0, तो रिजल्ट कितना आया आपके पास 6। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 8। कैलकुलेशन का पूरा काम हो गया ख़त्म। अब वैल्यू निकालनी करंट या धारा की, तो इतना नोट कर लो, फिर क्या निकाल लेंगे? करंट या धारा। तो समझ तो आ रहा ना मेरे प्यारे बच्चों? पहले मुझे ये बताओ कि बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं। एग्जाम में भी इस चैप्टर में से आधा क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में से आना, डेरिवेशन जिसको हम कह रहे हैं या थ्योरम कह सकते हैं, और हाफ पार्ट जो आना है वो न्यूमेरिकल ज़रूर आना है। आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इसलिए न्यूमेरिकल पे पूरा फोकस रखना है। जितना काम डेरिवेशन या थ्योरम करेंगे उतना ही काम न्यूमेरिकल का होगा एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिए न्यूमेरिकल को। और न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लो, फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो करो, नोट करो इसको, फिर आगे बात करते हैं अपन। लिखो बेटा, सब ने लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे देखो परिपथ या सर्किट में किसका मान ज्ञात करना है? धारा या करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। और धारा या करंट देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले पहले ही बता चुका हूँ, और अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके अंदर करंट या धारा निकालनी है अब आपको। तो देखो क्या करेंगे, ये काम आएंगे डेल्टा Z, डेल्टा 1, डेल्टा 2, और कौन काम आएगा? डेल्टा 3 काम आएगा।
तो देखिए धाराओं के मान या वैल्यूज ऑफ करंट, धाराओं के मान या वैल्यूज ऑफ करंट, धाराओं के मान या वैल्यूज ऑफ करंट, धाराओं के मान या वैल्यूज ऑफ करंट। ठीक है, वैल्यूज ऑफ करंट I1 का फॉर्मूला होता है डेल 1 अपॉन कितना होता है डेल जेड, I2 का फॉर्मूला देखें तो होता है डेल 2 अपॉन कितना होता है डेल जेड, I3 का फॉर्मूला देखें तो होता है डेल 3 अपॉन कितना होता है डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर लो भी सबकी। ये रहा आपके पास 6 नंबर में कितना 66, तो ये हो गया 66 बटे डेल जेड, डेल जेड कितना है 19, डेल 2 कितना आपके पास 18, 18 बटे कितना होगा 19, और ये कितना है 6 बटे कितना होगा 19। पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में निकाल लो, ये आ गया आपके पास करंट या धारा एम्पियर। यही वैल्यू आपसे पूछिए, यही आपका सवाल है, तो नोट कर लीजिए। ये इतना काम करोगे तब जाके 3 नंबर आएंगे आपके। तो पूरे सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करते रहिए और पूरा नोट कर लो प्यारे बच्चों सिस्टमेटिक तरीके से। अब एक क्वेश्चन देता हूँ जो घर पे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन सीख जाओगे। तो देखिए होमवर्क लिखिए अपना, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तो क्या है, वही लूप एनालिसिस लगाना है जो अभी किया अपन ने। लूप एनालिसिस से सवाल को करना है, इसको हम कहते हैं लूप विश्लेषण। क्या कहते हैं, लूप विश्लेषण। ठीक है, और लूप एनालिसिस से देखो बनाओ सर्किट, वैल्यू बदलूंगा बस, बाकी कोई काम नहीं है इसके अंदर। और ये वही करंट है आपके पास, इसमें करंट कितना I1, इसमें करंट कितना है I2, और इसमें करंट कितना है I3। नोट कर लो इसको और आंसर बताओगे मुझे कल कि सर ये आंसर आया हमारे। कल पूछूंगा भाई आंसर, अगली क्लास से पहले ज़रूर इसको सोल्व कर लेना जिससे प्रैक्टिस हो सके और फिर हम और न्यूमेरिकल कर सकें। तो ज़रूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, करो नोट करो क्वेश्चन को। करंट वही है अपना I1, I2 और क्या है I3। ये 4, 3, 1, 6 और ये कितना है 3। तो नोट करो इसको, फिर आगे बात करते हैं कि क्या करने वाले हैं आगे। लिख लिया प्यारे बच्चों सबने। अभी देखिए हमने पिछली क्लास में सवाल किया था नोड या जंक्शन का, उससे पहले लूप का, और आज भी किसके सवाल किए हैं, लूप के। तो एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर भी अपन आप चाहोगे तो 1 या 2 क्लास और प्रैक्टिस कर लेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की, या इनसे थोड़े से और स्टैंडर्ड हाई कर लेंगे क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और कंटिन्यू स्टडी कीजिए बच्चों। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, बिना स्टेप वाइज कोई काम नहीं होता। एक दिन में सारे लेक्चर नहीं पढ़ पाओगे, वही बता रहा हूँ पहले। तो इसलिए नोट्स बनाओ साथ साथ खुद से, ताकि हमें पता रहे कि कौन से लेक्चर में क्या बताया था। कल को वापस से भी क्लास देखनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।